जिसे सब सिर्फ ऑटो ड्राइवर समझते थे। उसके एक कॉल से पूरा सिस्टम हिल गया। फिर जो हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, रात के करीब 10:30 बज चुके थे। मालवा नगर रेलवे स्टेशन की बत्तियां अब भी जाग रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दिन की थकान साफ झलक रही थी। कहीं कुली अपनी लाल कमीज उतार रहे थे, कहीं चाय वाले आखिरी उबाल की तैयारी में थे। स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड पर करीब 70-80 ऑटो लाइन में खड़े थे। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई मोबाइल में खोया था, तो कोई बस खाली सवारी का इंतजार कर रहा था। उन्हीं ऑटो वालों में एक था रघु ठाकुर। उम्र करीब 33 साल। साधारण शर्ट, धुली सी पैंट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों के नीचे थकान की परछाइयां। मगर उस थके चेहरे पर भी एक चीज चमक रही थी, आत्मसम्मान। रघु का दिन लंबा रहा था। सुबह से अब तक 5 चक्कर लगा चुका था, मगर कमाई नाम की चीज आज भी हाथ से फिसल रही थी। वजह साफ थी, पिता अस्पताल में थे। हर दिन के कुछ 100 रुपए उसके लिए अब कमाई नहीं, सांस बन चुके थे। वो ऑटो के हैंडल पर हाथ टिकाए दूर प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। महिला प्लेटफॉर्म से बाहर आ रही थी, कंधे पर लैपटॉप बैग, एक हाथ में 2 कपड़े के थैले और पीछे एक भारी सूटकेस जिसे वो घसीटती आ रही थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे हालात चाहे जैसे हो, वो झुकने वाली नहीं। उसने एक एक कर कई ऑटो वालों से पूछा, करवे नगर चलोगे? कोई बोला, सामान ज्यादा है। कोई बोला, रात हो गई है। कोई बिना देखे ही मुंह फेर गया। रघु सब देख रहा था। उसने एक पल को सोचा, फिर बिना किसी हिसाब किताब के ऑटो से उतरा और आगे बढ़ा। मैडम, ऑटो चाहिए। महिला ने गर्दन घुमा कर देखा। करवे नगर जाना है, सामान थोड़ा ज्यादा है, उसने संकोच के साथ कहा। रघु हल्का सा मुस्कुराया। मैडम, ये सामान आपका नहीं है, अब मेरी जिम्मेदारी है। आप बैठिए आराम से। महिला एक पल को चौंकी, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। शुरुआत में दोनों खामोश थे। रात की हवा, सड़क की पीली लाइटें और इंजन की आवाज सब मिलकर एक अजीब सी शांति बना रहे थे। कुछ देर बाद रघु ने पूछा, आप यहां की नहीं लगती? महिला ने सिर हिलाया। नई आई हूं, पोस्टिंग हुई है। अच्छा। रघु थोड़ा रुका, फिर बोला, अगर बुरा न माने तो? किसकी पोस्टिंग? महिला ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पुलिस सर्विस। ट्रेनिंग पूरी हुई है, ये मेरी पहली पोस्टिंग है। रघु ने सड़क पर नजर टिकाए रखी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बहुत बढ़िया है मैडम, सुनकर अच्छा लगा। महिला ने उसकी तरफ देखा। आप? रघु हल्का सा हंसा। मेरा भी सपना था पढ़ने का, लेकिन बाबूजी बीमार पड़ गए। फिर घर, अस्पताल, सब कुछ यही रह गया। महिला कुछ नहीं बोली, बस ध्यान से सुनती रही। करवे नगर आ चुका था। रघु ने ऑटो रोका, सामान उतारा। भाड़ा देते समय महिला ने पूछा, आपका नाम? रघु ठाकुर। महिला ने अपना फोन निकाला। कुछ सेकंड स्क्रीन पर उंगलियां चली और बोली, कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना, मैं यही शहर में हूं। रघु ने सिर झुका दिया। शुक्रिया मैडम। ऑटो आगे बढ़ गया। रात की सड़क, पीछे छूटता स्टेशन और रघु के दिल में एक अनकही उम्मीद। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात कभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। समय रुकता नहीं है, वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहता है, कभी इंसान को संभलने का मौका दिए बिना। 6 महीने बीत चुके थे।
रघु ठाकुर की जिंदगी बाहर से देखने पर वैसी लगती थी। वही ऑटो, वही स्टेशन, वही सवारियां, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। उसके पिता अब भी शिवलोक अस्पताल में भर्ती थे। बीमारी ने जैसे जिद पकड़ ली थी। कभी दवा बढ़ती, कभी जांच। हर हफ्ते एक नया खर्च सामने खड़ा हो जाता। रघु सुबह 4 बजे उठता। स्टेशन, बस स्टैंड, ऑफिस एरिया, जहां सवारी मिल जाए। दोपहर में अस्पताल का चक्कर, शाम को फिर ऑटो, और रात को थकान के साथ एक ही सवाल, कल का इंतजाम कैसे होगा। पैसे कम पड़ते जा रहे थे, उधार बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक चीज थी जो आज भी उसके पास बची थी, खुददारी। वो कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगता, न झगड़ा करता, न बहस। जो मिलता उसी में काम चलाता। स्टेशन के ऑटो स्टैंड पर सब उसे जानते थे। सीधा आदमी है रघु, ज्यादा बोलता नहीं। लेकिन सिस्टम को ऐसे लोग ही सबसे आसान शिकार लगते हैं। हर हफ्ते कोई न कोई पुलिस वाला आता, नाम के लिए चेकिंग। असल में हफ्ता रघु देता रहा, कभी कम, कभी ज्यादा, क्योंकि उसे पता था अगर ऑटो बंद हो गया तो अस्पताल कैसे चलेगा। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अब नियमित इलाज जरूरी है, बीच में दवा रुकी तो दिक्कत बढ़ेगी। रघु ने सिर हिला दिया। सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं बची थी। उस रात जब वो घर लौटा, पुराने अलमारी से एक टूटा हुआ स्मार्टफोन निकाला। स्क्रीन में दरारें थी, चार्ज भी मुश्किल से टिकता था। फोन ऑन किया। गैलरी में पुरानी तस्वीरें थी, मां, पिता, बचपन, और कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम, अधिकारी अनाया वर्मा। वो कुछ देर उस नाम को देखता रहा, फिर फोन बंद कर दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, यूं ही किसी को परेशान नहीं करूंगा। दिन बीतते गए। पिता की हालत कभी संभलती, कभी बिगड़ती। रघु की नींद हल्की हो चुकी थी। हर आवाज पर चौंक जाता। शंभो! रघु की नींद हल्की हो चुकी थी। हर आवाज पर चौंक जाता। फिर आया वह दिन, शाम के करीब 7 बजे। रघु ने स्टेशन से 2 सवारी छोड़ी और खाली लौट रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, ए ऑटो। साइड में लगा। 2 हवलदार खड़े थे। रघु ने बिना बहस ऑटो रोका। बहुत तेज चला रहा था। एक ने कहा। रघु ने शांति से सारे कागज निकाल दिए, लाइसेंस, आरसी, परमिट, सब सही। दूसरा हवलदार हंसा। हफ्ता नहीं दिया तूने 2 हफ्तों से। रघु के हाथ अपने आप जुड़ गए। साहब, बाबूजी अस्पताल में हैं। पिछले हफ्ते बहुत खर्चा हो गया, इस बार पक्का दे दूंगा। पहले हवलदार की आंखें सख्त हो गई। नियम भूल गया? रघु कुछ कहता, इससे पहले ही एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आसपास लोग खड़े थे, कोई बोला नहीं, कोई आगे नहीं आया। ऑटो जुब्त, हवलदार ने कहा। रघु की आवाज वहीं अटक गई। उस शाम वो घर नहीं गया। स्टेशन के पास एक चाय की दुकान थी, उसके पीछे एक टूटी हुई बेंच। रघु वहीं बैठा था, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, हाथ में चाय का गिलास। लेकिन नजरें कहीं और। वो बुदबुदाया, अब नहीं सहूंगा, ये रोज का अपमान अब और नहीं। धीरे से उसने जेब से वही पुराना फोन निकाला। स्क्रीन जली, उंगलियां कांप रही थी। कॉन्टैक्ट खोला, वही नाम फिर सामने था, अनाया वर्मा। इस बार उसने फोन बंद नहीं किया। फोन की स्क्रीन देर तक जली रही। रघु ठाकुर ने कॉल नहीं किया, अभी नहीं। उसका गला सूखा था, हाथ कांप रहे थे और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में किसी से मदद मांगना सही होगा? उसने फोन जेब में रख लिया। अगली सुबह वो फिर स्टेशन पर था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही उसकी आदत थी,
दर्द को अंदर दबाकर काम पर निकल जाना। ऑटो स्टैंड पर वही चेहरे, वही आवाजें। कुछ लोगों ने उसके सूजे गाल को देखा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। ये शहर पूछता नहीं, बस देखता है। दोपहर में अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने कहा, आज दवा जमा कर दीजिए, वरना इलाज रोकना पड़ेगा। रघु ने फोन काटा और कुछ सेकंड ऑटो के हैंडल पर सिर टिकाए खड़ा रहा। सांस भारी हो गई थी। शाम को वह एक सवारी छोड़कर लौट रहा था। सड़क थोड़ी सुनसान थी। अचानक फिर वही आवाज, ए, ऑटो रोक। इस बार 3 पुलिस वाले थे। रघु के अंदर कुछ टूट सा गया। फिर भी उसने ऑटो रोका। कल बहुत बोल रहा था। एक ने कहा, आज तो समझा देंगे। रघु ने गहरी सांस ली। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सारे कागज ठीक है। एक हवलदार आगे बढ़ा। हफ्ता। रघु ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, आज नहीं है, यही गलती थी। थप्पड़ इस बार और जोर का था। उसके कानों में सीटी बजने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ज्यादा हीरो बनेगा, औकात में रह। ऑटो की चाबी छीनी गई। एक सिपाही ने ऑटो स्टार्ट किया और थाने की तरफ ले गया। रघु वहीं खड़ा रह गया। आसपास लोग थे, रिक्शे वाले, राहगीर, दुकानदार। सब देख रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, वह आवाज की कमी भी होती है। रात घिर आई। रघु फिर उसी चाय की दुकान के पीछे बैठा था। आज चाय भी कड़वी लग रही थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग जाग रहा था। अगर आज भी चुप रहा, वो खुद से बोला, तो कल इससे बुरा होगा। उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर दरारें थी, लेकिन आज वो फोन उसकी आखिरी उम्मीद था। नाम खोजा, अनाया वर्मा। कुछ सेकंड उंगली कांपती रही। फिर कॉल लग गई। रिंग रिंग। हेलो। दूसरी तरफ एक शांत लेकिन सधी हुई आवाज थी। रघु ने निगल कर कहा, मैडम, मैं रघु बोल रहा हूं। याद है आपको? कुछ पल खामोशी, फिर आवाज आई, हां रघु, याद है। सब ठीक है। उसका बांध टूट गया। नहीं मैडम, कुछ भी ठीक नहीं है। उसने सब बता दिया। रोकना, हफ्ता, थप्पड़, ऑटो जब्त। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। साहब, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरी तरफ आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें ठंडक नहीं, सिर्फ सख्ती थी। तुम अभी कहां हो? स्टेशन के पास, चाय की दुकान के पीछे। वहीं रहो, कहीं मत जाना। फोन कटा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। रघु की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये इंतजार के थे। उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा, और बहुत दिनों बाद मन में एक छोटी सी बात आई, शायद अब कुछ बदलेगा। फोन अब भी रघु ठाकुर के हाथ में था। स्क्रीन जली हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लाइन कटी नहीं थी, बस खामोशी थी। वो टूटी हुई बेंच पर बैठा रहा। न उठने की हिम्मत थी, न कहीं जाने की। स्टेशन की घड़ी ने रात के 11:30 बजाए। चाय की दुकान बंद होने लगी। लोग घर लौट रहे थे, लेकिन रघु वहीं था, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। उसके गाल में अब भी जलन थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके सीने में था। बार बार पिता का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, डॉक्टर का चेहरा। अगर ऑटो नहीं मिला तो वाक्य पूरा नहीं हो पाया। करीब 45 मिनट बीत गए। फोन अब भी कनेक्टेड था। अचानक दूसरी तरफ हलचल हुई। किसी के तेज कदमों की आवाज, किसी से आदेश देने की सख्त आवाज। फिर फोन पर वही जानी पहचानी आवाज आई, रघु, ध्यान से सुनो।
उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। हाँ मैडम, तुम वही रहना। कोई पुलिस वाला आए तो कुछ मत बोलना, बस मेरा नाम लेना। रघु ने सिर हिलाया, हालांकि सामने कोई नहीं था। फोन कट गया। अब इंतजार और भारी हो गया। करीब 1.5 घंटे बाद स्टेशन के बाहर सायरन की हल्की सी आवाज गूंजी। रघु ने सिर उठाया। एक जीप आकर रुकी। उसके पीछे एक काली एसयूवी, फिर एक और गाड़ी। तीनों गाड़ियां सीधे शास्त्री नगर थाने की तरफ मुड़ी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। थाने के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ सिपाही ऊँघ रहे थे, कुछ कुर्सी पर पैर फैलाए बैठे थे। तभी गेट खुला। सबसे आगे एक इंस्पेक्टर, उसके पीछे एसीपी, और फिर वह महिला, सादी लेकिन सख्त वर्दी, कंधों पर स्टार, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, आंखों में ऐसा तेज जैसे इंसाफ खुद चलकर आ गया हो। अनाया वर्मा। वो रुकी नहीं, किसी से इजाजत नहीं ली, सीधे थाने के बीच खड़े होकर बोली, आज शाम एक ऑटो चालक को किसने मारा था? पूरे थाने में सन्नाटा फैल गया। कोई कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें एक एक चेहरे पर घूमी। फिर एक सिपाही ने सिर झुका लिया। मैंने, बस इतना ही। अनाया 2 कदम आगे बढ़ी। अब वो उस हवलदार के बिल्कुल सामने थी। तुम्हें पता है, उसकी आवाज शांत थी लेकिन काटने वाली। तुमने क्या किया है? हवलदार चुप रहा। एक मेहनतकश इंसान को थप्पड़ मारना बहादुरी नहीं होती। वर्दी पहन लेने से तुम मालिक नहीं बन जाते। उसने थाने के चारों तरफ देखा। ये वर्दी जनता की सेवा के लिए है, डर फैलाने के लिए नहीं। एसीपी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनाया ने हाथ उठा दिया। कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल मोहन, तत्काल प्रभाव से निलंबन, और पूरे थाने की आंतरिक जांच। कागज निकले, हस्ताक्षर हुए। हवलदार की आंखों से पसीना टपक रहा था। घमंड कहीं गायब हो चुका था। अनाया बाहर निकली। स्टेशन के पास वही टूटी बेंच। रघु खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे। अनाया उसके सामने रुकी। कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, रघु, तुम्हारी चुप्पी आज टूट गई है। अब कुछ और लोगों की नींद भी टूटेगी। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज ये आंसू अपमान के नहीं थे। ये आंसू इंसाफ के थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शास्त्री नगर थाना उस रात सो नहीं पाया। अनाया वर्मा के बाहर निकलते ही थाने के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वो खामोशी जो शांति की नहीं, डर की होती है। निलंबन के आदेश लग चुके थे, नाम लिखे जा चुके थे। अब कोई हंस नहीं रहा था, कोई कुर्सी पर पैर फैलाकर नहीं बैठा था। हर सिपाही सीधा खड़ा था, जैसे पहली बार उन्हें याद दिलाया गया हो कि ये जगह आराम की नहीं, जिम्मेदारी की है। एसीपी ने कड़क आवाज में कहा, कल सुबह से पूरे थाने की फाइलें खुलेंगी। हर शिकायत, हर चेकिंग, हर जब्ती की जांच होगी। कुछ चेहरों का रंग उड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ रघु ठाकुर अब भी स्टेशन के पास खड़ा था। अनाया ने इंस्पेक्टर को इशारा किया, ऑटो अभी और इसी वक्त छोड़ा जाए। 20 मिनट बाद रघु का ऑटो थाने के बाहर खड़ा था, जैसे किसी कैद से आजाद हुआ हो। चाबी उसके हाथ में दी गई। रघु ने पहली बार अपनी उंगलियों में इज्जत का वजन महसूस किया। वो कुछ बोल नहीं पाया। अनाया ने कहा, घर जाओ, कल सुबह अपने पिता के पास जाना। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? अनाया की आंखें सीधे उसकी आंखों में थी। जब तक मैं इस शहर में हूं, सच बोलने वाले को परेशानी नहीं होगी। वह चली गई। रघु देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। इतनी रात बाद उसे पहली बार हवा हल्की लगी। अगली सुबह अस्पताल के बाहर रघु ने पिता का हाथ पकड़ा।
बाबा, ऑटो वापस मिल गया। पिता की आंखों में पानी आ गया। कमजोर आवाज में बोले, तू झुका नहीं, यही मेरी जीत है। उसी दिन दोपहर खबर फैल चुकी थी। ऑटो चालक को थप्पड़ मारने वाले सिपाही निलंबित। महिला अधिकारी की सख्त कार्रवाई। थाने के बाहर लोग बातें कर रहे थे। ऑटो स्टैंड पर पहली बार रघु को लोग नाम लेकर बुला रहे थे। भाई, हिम्मत दिखाई तूने, सबके लिए रास्ता खोला है। रघु बस सिर झुका देता। वह जानता था ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन सबकी थी जो रोज चुप रह जाते हैं। शाम को अनाया का एक मैसेज आया, अगर दोबारा कभी कोई दिक्कत हो तो सीधे बताना। रघु ने फोन देखा। लंबे समय तक कुछ नहीं लिखा, फिर सिर्फ इतना टाइप किया, धन्यवाद मैडम। आज पहली बार लगा कि मैं भी इस शहर का हिस्सा हूं। उसने फोन जेब में रख लिया। ऑटो स्टार्ट किया। स्टेशन की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर थकान अब भी थी, लेकिन झुकी हुई नजरें नहीं थी। सिस्टम हिल चुका था, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन दरार पड़ चुकी थी। और कभी कभी एक दरार ही पूरा सच दिखाने के लिए काफी होती है। अगले दिन सुबह नवप्रभात अखबार की सुर्खी थी, ऑटो चालक के साथ मारपीट पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। वरिष्ठ महिला अधिकारी की सख्ती से हिला थाना। रघु ठाकुर ने अखबार ध्यान से नहीं पढ़ा। वो शब्दों से ज्यादा उस असर को महसूस कर रहा था जो लोगों की नजरों में दिख रहा था। स्टेशन पर जब वह ऑटो लेकर पहुंचा तो माहौल अलग था। लोग पहले भी उसे देखते थे, आज पहचान रहे थे। एक चाय वाला बोला, भाई आज मेरी तरफ से चाय। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तूने गलत नहीं सहा, भगवान तुझे मजबूत रखे। रघु मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान सस्ती नहीं थी, ये महीनों के अपमान के बाद आई थी। उधर थाने में जांच शुरू हो चुकी थी। पुरानी शिकायतें निकल रही थी। जिन फाइलों पर धूल जमी थी वे अचानक जिंदा हो गई थी। कुछ सिपाहियों ने तबादले की अर्जी डाल दी, कुछ अफसरों ने अपनी कार्यशैली बदल ली। डर नहीं, जिम्मेदारी लौट रही थी। शाम को अस्पताल में रघु अपने पिता के पास बैठा था। पिता ने धीरे से पूछा, बेटा डर तो नहीं लगा? रघु ने सिर हिलाया। लगा था बाबा, लेकिन चुप रहकर जो डर लगता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। पिता ने उसकी हथेली दबाई। उनकी आंखों में संतोष था। उसी रात रघु ने फोन खोला। वही नाम, अनाया वर्मा। उसने कॉल नहीं किया, बस मन ही मन धन्यवाद कहा। वह जानता था यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी, ये इस बात की मिसाल थी कि जब कोई सही होते हुए भी खामोश रहता है तो गलत को ताकत मिलती है, और जब वही इंसान एक बार आवाज उठा देता है तो सिस्टम चाहे जैसा भी हो उसे सुनना पड़ता है। कुछ दिन बाद स्टेशन पर एक नया लड़का ऑटो चलाने आया। वो घबराया हुआ था। रघु ने खुद आगे बढ़कर कहा, डर मत, सीधे रहोगे तो सहारा भी मिलेगा। रात को ऑटो चलाते हुए रघु ने आसमान की तरफ देखा। वही शहर, वही सड़कें, वही मेहनत, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी थी। उसके फोन में सेव वह नंबर अब सिर्फ एक संपर्क नहीं था, वो याद दिलाता था कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और ये कहानी ये नहीं कहती कि हर गरीब को कोई अवसर मिल जाता है। ये बस इतना कहती है कि गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन हर बार चुप रह जाना कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। रघु ने वह जुर्म करना छोड़ दिया था, और उसी पल वो सिर्फ एक ऑटो चालक नहीं रहा, वो एक सम्मानित इंसान बन गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो, अगर इस कहानी का कोई भी सीन आपको आपके अपने जीवन की याद दिला गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।
क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी सच्ची कहानियों को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। अब कमेंट में जरूर बताइए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप सही होते हुए भी चुप रह गए हों? या फिर कभी किसी ने आपकी इज्जत को छीनने की कोशिश की हो? आपका एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे सकता है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक एहसास, एक सच्चाई और एक सीख छोड़ जाती है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी गरीबी या अमीरी की नहीं, इज्जत, संघर्ष और आत्मसम्मान की होती है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों, एक और सच्ची, एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन हर बार चुप रह जाना कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है।